हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अब फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज़ों के जो फॉरेस्ट लॉ थे वो पेस्टोरलिस्ट पे किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे थे और उनकी वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हो रही थी। और फिर जो क्रिमिनल ट्राइब था, जो अंग्रेज़ों ने पेस्चरलिस्ट ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स का बैच दे दिया, मतलब एक तरह से उनको क्रिमिनल बता दिया, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आज हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कॉप विद दिस चेंजेस। तो जो चेंजेस अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए, उनके द्वारा जंगलों में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे पेस्चर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी अपने जानवरों को पालने में। साथ ही साथ इन्होंने कई तरह के टैक्स लगा दिए और जंगलों में घुसने पर कई तरह के पास लगा दिए, तो इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। और उसके बाद भी ये नहीं रुके, इन्होंने ज़्यादा लैंड रेवेन्यू के चक्कर में एक ही जगह रहने पर इन्हें मजबूर किया, और जो लोग नहीं रहे उन्हें इन्होंने क्या किया कि क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया। तो जब ये बदलाव भारत में हुए अंग्रेज़ों द्वारा, तब कैसे पेस्चरलिस्ट ने क्या किया, अब ये देखते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग बदलावों को झेला और अपने आप में कुछ बदलाव किए। जैसे देखो, कुछ लोगों ने क्या किया कि अपने जानवरों की संख्या को कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि ज़मीन नहीं थी खाना खिलाने के लिए, चरवाहों के पास अब घास के मैदान नहीं थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ लोगों ने ऑर्डर डिस्कवर्ड कर दिए, पेस्चर्स को डिस्कवर किया, न्यू पेस्चर लैंड्स। व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम डिफ़िकल्ट। जब पुराने ग्रेजिंग ग्राउंड्स पर आंदोलन करना मुश्किल हो गया, काम करना शुरू हो गया, आना जाना कब मुश्किल हो गया, तब उन्होंने क्या किया, दूसरे पेस्चर लैंड्स ढूंढना शुरू किया। देखो, आज़ादी के बाद 1947 के बाद द कैमल एंड शिप हर्डिंग राइकाज फॉर इंस्टांस कुड नो लॉन्गर मूव इनटू सिंध एंड ग्रेज देयर कैमल्स ऑन द बैंक ऑफ द इंडस। मतलब सिंध क्या हुआ, पंजाब में चला गया आज़ादी के बाद, तो अब ये पंजाब नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने इंडस नदी के किनारे किनारे अपने ऊँटों को और बकरियों को, भेड़ों को पालना शुरू किया। ओके, द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट। अब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग डिवाइड हो गया, उसके बीच बॉर्डर बन गया, तो इनकी मूवमेंट्स रुक गई, इधर से उधर जाना डिफ़िकल्ट हो गया फिर से। ठीक है, सो दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू गो। अब इनको नई जगहें ढूंढनी थी जहाँ ये जा सकें। और कुछ सालों में ये लोग माइग्रेट हुए हरियाणा की ओर। ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड भी था और चरने के लिए, भेड़ों के चरने के लिए जगह भी थी। ठीक है, जब वहाँ की खेती कट जाती थी तो चरवाहों को चराने के लिए काफ़ी ज़मीन मिल जाती थी। दिस इज़ द टाइम दैट द फील्ड नीड मैन्योर दैट एनिमल्स प्रोवाइड। तो खाद जो जानवर गोबर के रूप में करते हैं, वो उस समय पर किसानों को चाहिए था। और मतलब अनाज काट लेने के बाद, अनाज का ऊपरी हिस्सा काट लेने के बाद क्या होता है कि नीचे की जो जड़ वगैरह है और जो पत्ते वगैरह हैं, ये क्या होता था कि वेस्ट होता था, तो इससे ये भेड़ बकरियों को खिला देते थे। तो इनका, किसानों का वेस्ट पेस्चरलिस्ट के काम आता था, और पेस्चरलिस्ट का वेस्ट, गोबर जो है, वो किसानों के काम आता था, तो दोनों का काम हो जाता था। ठीक है, ओवर द ईयर सिंस रिचर पेस्टोरलिस्ट बिगन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन। जो अमीर पेस्चरलिस्ट थे वो लोग क्या हो गए, एक ही जगह पर अपना ज़मीन वमीन खरीद के फिक्स हो गए। ठीक है, और इन्होंने त्याग दिया अपना नोमैडिक जीवन, खाना बदोश जैसा एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद। ठीक है, और इन्होंने अब ज़मीनों पर खेती करनी शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन जो गरीब थे वो पैसा उधार लेते थे। बड़े बड़े जो मतलब पैसा देने वाले लोग होते हैं, सेठ साहूकार, ठीक है,
एट द टाइम दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शीप एंड बिकम लेबरर्स। और धीरे धीरे कर्ज चुकाते चुकाते इनके सारे जीव जंतु जो मतलब भेड़ बकरियां थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और लास्ट में ये मजदूर बन गए और अब ये दूसरों के खेतों में और छोटे छोटे शहरों में आकर मजदूरी करने लगे। ठीक है। येट पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव इन मैनी रीजन्स, देयर नंबर हैव बीन एक्सपांडेड ओवर रिसेंट डिकेड्स। मतलब आने वाले 10-20 सालों में कहीं कहीं तो पेस्चरलिस्ट गायब हो गए, लेकिन कहीं कहीं इनकी आबादी बढ़ी भी है। ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पेस्चरलैंड्स अवेलेबल हैं वहाँ इनकी आबादी बढ़ी भी है। इन्होंने अपने मूवमेंट्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया, दिशा बदल ली अपनी। ठीक है। जानवरों की साइज जो है वो कम कर दी, मतलब कम संख्या में रखने लगे। ठीक है। और दूसरे इनकम के सोर्स के साथ भी ये लोग अडेप्ट करने लगे, मतलब जानवरों के साथ साथ ये लोग कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जो होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, ये भी बेचने लगे। कुछ और भी सामान हो गया जैसे कि मतलब ब्लैंकेट वगैरह हो गया, ये चीज़ें भी लेकर चलने लगे और रास्ते में बेचने लगे। तो इस तरह से इनको सरवाइव करने में सुविधा हो गई। ठीक है। सच चेंजेस वेर नॉट एक्सपीरियंस ओनली बाई पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। हम लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते, सिर्फ जो लोग पेस्चरल कम्युनिटी से हैं वो लोग ही इसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों की बात करें तो नए कानून और सेटलमेंट्स पैटर्न जो है ये पेस्टरल कम्युनिटीज़ को वहाँ भी अपनी जीवनचर्या को बदलने पर मजबूर करते हैं। कैसे, ये देखते हैं। पेस्चरलिज्म इन अफ्रीका। अब अफ्रीका का पेस्चरलिज्म देखते हैं। ओके, लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ द वर्ल्ड्स पेस्चरल पॉपुलेशन लिव। मतलब अफ्रीका जहां आधी से ज़्यादा पेस्चरलिस्ट कम्युनिटी रहती है और आज की डेट में 22 मिलियन अफ्रीकन्स, ठीक है, लगभग 22 करोड़ सिर्फ पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं। दे इंक्लूड कम्युनिटीज़ लाइक, इनकी कम्युनिटीज़ में बेंडुइन, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना, ये कुछ कम्युनिटीज़ के नाम हैं जो अफ्रीका में रहती हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम नाउ लिव इन सेमी एरिड ग्रासलैंड। सेमी एरिड का मतलब होता है जहाँ बहुत लो रेनफॉल होती है। ठीक है। और एरिड डिजर्ट का मतलब होता है जहाँ आधी से ज़्यादा ज़मीनें डिजर्ट हैं, जहाँ एग्रीकल्चर थोड़ा मुश्किल है, ऐसे इलाकों पर ये रहते हैं। और ये यहाँ से क्या करते हैं, देखो, कैटल, कैमल, गॉट, शिप, भेड़, बकरियाँ, ऊँट, गाय या फिर भैंसे, गधे, इन सब चीज़ों को ये पालते हैं। ये इसका मिल्क भी बेचते हैं, सॉरी, गधे का मिल्क नहीं, मतलब बकरियों का और गायों का और ऊँटों का मिल्क बेचा जाता था, साथ ही साथ मीट भी बेचा जाता था। ठीक है। और उसके बाद एनिमल्स की खाल वगैरह भी बेची जाती थी, जो शिप से वूल मिलता था वो भी बेचा करते थे, जिससे इनको अच्छा खासा अर्न हो जाता था, सरवाइव करने में दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है। कुछ लोगों ने खेती भी करनी शुरू कर दी, कुछ जगह जहाँ जिनको अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है। कुछ लोगों ने अदर जॉब्स भी देखने शुरू कर दिए। लाइक पेस्चरलिज्म इन इंडिया, द लाइफ्स ऑफ अफ्रीकन पेस्चरलिस्ट हैव चेंज ड्रामेटिकली ओवर द, मतलब जब अंग्रेज अफ्रीका में आए तब उन्होंने वहाँ भी ये सारी चीज़ें लागू की और उनके जीवन पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा। ओके, ये देखो आप अफ्रीका का मैप देखो, यहाँ पर ये मूर्स है, ये टुएर्गो है, ये कुछ जातियों के नाम है जो क्या करती हैं, पेस्चर्स। ठीक है, देख सकते हो आप, ये देखो पेस्चरल कम्युनिटीज इन इंडिया के पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दिया हुआ है, आप देख लेना। वी विल डिस्कस सम ऑफ द चेंजेस बाय लुकिंग एट पेस्चरल कम्युनिटी। कुछ बदलाव हम देख लेते हैं। द मसाई इन सम डिटेल। द मसाई कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका। तो मसाई कैटल हर्डर्स कहाँ रहते हैं, ईस्ट अफ्रीका में। लगभग 3 लाख साउदर्न केनिया एंड अनदर 1,50,000 तंजानियन हैं और केनिया से भी हैं 3 लाख।
We will see how new law and regulation took away their land and restricted their movements. मतलब इनकी ज़मीन भी छीन ली और इनके एक जगह से दूसरे जगह जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। ठीक है। वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गोन, तो ग्रेजिंग लैंड्स आखिर गए कहाँ? ग्रेजिंग लैंड्स को इन लोगों ने क्या किया देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट मैसिव हैव फेस्ड इन द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स बिफोर colonial times. Maasai land stretched over the vast area from North Kenya to the steppes of Northern Tanzania. तो अफ्रीका में छोटे घास के मैदानों को स्टेपिज कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो तंजानिया तक फैला हुआ था। और लास्ट 19th सेंचुरी में यूरोपियन एम्पेरियल पावर स्क्रैम्बल्ड फॉर टेरिटोरियल पोजीशन इन, तो यूरोपियन एम्पेरियल पावर ने क्या किया था, अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, ज़मीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, कॉलोनीज बना दी। ओके। 1885 में देखो मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ, दो टुकड़ों में बांट दिया और इंटरनेशनल बाउंड्री बना दी। ठीक है। ब्रिटिश केनिया एंड जर्मन तंजानिया का, तो इन दो इलाकों में बांट दिया ब्रिटिशर्स ने। सब्सिक्वेंटली द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स वेर ग्रेजुअली टेकन ओवर फॉर वाइट सेटलमेंट, और जो खूब सुंदर जगह थी ग्रेजिंग के लिए वहाँ क्या हो गए, अंग्रेज जाकर बस गए और मसाई लोगों को अलग जगह पर भेज दिया, छोटी सी जगह पर। ठीक है। तो इनकी ज़मीन को फिर से वही सेम सिचुएशन हो गई। द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड्स, तो इन्होंने अपनी 60% ज़मीन खो दी। ठीक है। और इनको कहाँ भेज दिया गया, सेमी एन एरिड जोन, सेमी एरिड नहीं एरिड जोन, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से पुअर पेस्चर था, घास के मैदान बहुत ख़राब थे। ओके। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ईस्ट अफ्रीका एंड एनकरेज लोकल पीजेंट्स। ठीक है। तो ब्रिटिश लोकल गवर्नमेंट जो थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उन्होंने लोकल पीजेंट्स को, कम्युनिटीज़ को किस चीज़ के लिए एनकरेज किया, देखो एक्सपांड कल्टीवेशन, खेती के लिए, जैसा यहाँ किया था इंडिया में। ठीक है। एज कल्टीवेशन एक्सपांडेड, जब खेती के लिए ज़मीन ज़्यादा यूज की जाएगी तो पेस्चर लैंड्स क्या होंगे, खेतों में तब्दील कर दिए गए, बदल दिए गए, जिससे पेस्चर लैंड्स ख़त्म होने लगे। प्री कॉलोनियल टाइम्स पे मसाई पेस्चरलिस्ट हैड डोमिनेटेड देयर एग्रीकल्चरल नेबर्स, तो ये अपने एग्रीकल्चरल नेबर्स को डोमिनेट करते थे, बट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दोनों ही तरह से डोमिनेट करते थे, और इनका अब अंत हो गया। बाय द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल द सिचुएशन हैज़ रिवर्स, और जब अंग्रेज़ों का एंड हुआ, कॉलोनियल रूल ख़त्म हुआ, तो ये वापस से जो सिचुएशन थी वो वापस से उल्टी हो गई। लार्ज एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जो बहुत बड़ा इलाका था ग्रेजिंग लैंड का, वो क्या हो गया, गेम रिजर्व्स में बदल गया, खेलने के लिए। क्या बन गया, संबूरू नेशनल पार्क बन गया केनिया में, और सेरेंगेटी पार्क बन गया तंजानिया में। और यहाँ पर पेस्चरलिस्ट्स को अलाउड नहीं था घुसना, क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, और ना ये यहाँ शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को चराने के लिए रख सकते थे। तो जैसा भारत में हुआ एकदम सेम टू सेम उनकी भी यही हालत हो गई। ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो, ऐसी जगह पर बेचारों की क्या दशा हो गई। So the loss of finest grazing lands and water resources created pastures on the small area land that the Maasai were confined within. अब छोटी जगह पर इनको गुजारा करना पड़ रहा था, और एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक ग्रेजिंग करने की वजह से क्या हुए, घास के मैदान धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और उनकी क्वालिटी भी ख़राब होने लगी। ठीक है। Borders closed. In the 19th century, African pastoralists could move over vast area in search of pastures. 19th सेंचुरी में अफ्रीकन्स बहुत लंबी दूरी तक सर्च कर सकते थे पेस्चर्स की,
यानी कि घास के मैदानों की। When the pastures were exhausted in one place, they moved to different area। मतलब एक जगह की घास अगर ख़त्म हो गई तो दूसरी जगह मूव कर जाते थे। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये बाउंड्रीज बना दी गई। तो बाउंड्रीज बनाने के बाद क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह आप जा नहीं पाओगे, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने इनकी भी एक जगह से दूसरी जगह की जो मूवमेंट्स है उस पर रोक लगा दी। ओके, द बाउंड्रीज ऑफ दिस रिजर्व्स बिकेम द लिमिट एंड विद इन विच दे कुड नाउ मूव। एक बाउंड्री में ही इनको अब आना जाना करना पड़ता था। दे वेयर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक्स विदाउट स्पेशल परमिट्स। तो जिनके पास स्पेशल परमिट्स नहीं होती थी वो अपने स्टॉक्स, अपने गाय बैलों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ वो बाहर नहीं जा सकते थे, ठीक है। और परमिट लेना मुश्किल था, बिना हैरेसमेंट के, बिना मुश्किलों के परमिट इनको देते नहीं थे वो लोग। दोज फाउंड गिल्टी ऑफ डिसोबेइंग, और कोई अगर बात मानने से इनकार कर देता था तो उनको सीवियरली पनिश किया जाता था, ठीक है। पेस्चरलिस्ट वेयर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट इन वाइट एरियाज। अब ये बेचारे वाइट एरिया के मार्केट में भी एंटर नहीं कर सकते थे। इन मैनी रीजन्स दे हैव प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड। मतलब कई इलाकों में तो इसे किसी भी तरह के व्यापार में इनको घुसने नहीं दिया जाता था, ठीक है। वाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ पेस्टोरलिस्ट एज डेंजर एंड सेवेज। अब इनको लगता था कि ये जो पेस्टोरलिस्ट हैं ये हमारे लिए खतरा बनेंगे। पीपल विथ हुम ऑल कॉन्टैक्ट हैड टू बी मिनिमाइज्ड, और इनसे लोगों ने रिश्ता रखना ही छोड़ दिया, इनसे दूरी बनाने लगे, सारे रिश्ते नाते तोड़ने लगे, जो कि पूरी तरह तो संभव नहीं था। फिर भी लेबरर्स के लिए हमको मतलब अंग्रेज़ों को इन्हीं के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। मतलब खदानों से अगर कुछ सामान निकालना होता था, रास्ते बनाने होते थे, शहर बसाने के लिए लेबर्स की ज़रूरत होती थी, तब इनको पेस्चरलिस्ट लेबर की तरह ये यूज करते थे, ठीक है। और जब नई टेरिटोरियल बाउंड्री बनी तो क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बॉर्डर बन गए, तो अब वहाँ नहीं जा सकते थे आप, है ना। इससे क्या हुआ कि इनकी पेस्चोरल एक्टिविटी के साथ साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी ख़त्म हो गई, ठीक है। पेस्चोरलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्ड बट ट्रेड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। ये लोग छोटे छोटे मतलब घास फूस और चीज़ों से बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह और बहुत सारे औजार वगैरह भी बेचते थे। इस पर भी इन लोगों ने बैन कर दिया कि नहीं, आप कुछ नहीं बेचोगे। रेस्ट्रिक्शन अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल ने जो प्रतिबंध लगाया था, जो रोक लगाई थी, वो पूरी तरह से इनको नहीं रोक पाई व्यापार करने से, ठीक है। लेकिन इनको कई तरह के रोक झेलने पड़ते थे, रेस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ते थे। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब सूखा, ठीक है। क्या सूखा, सूखा जब भी पड़ता था, मान लो बारिश नहीं हुई साल 2 साल तक, सिर्फ धूप ही धूप, तब ये पेस्चरलिस्ट बेचारे क्या करें। जहाँ कहीं भी सूखा होता था इनकी ज़िंदगी पे बहुत बुरा प्रभाव करता था। व्हेन रेन फेल्स एंड पेस्चर्स आर ड्राई, जब बारिश नहीं होती थी और घास के मैदान सूख जाते थे, तो जब जानवर हैं वो बेचारे भूखे रहने लगते थे, ठीक है। दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पेस्चरलिस्ट आर नोमैडिक, और इसीलिए बेचारे पेस्चरलिस्ट जो थे वो हमेशा से नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे, ठीक है। बट जब इनके मूवमेंट पर ही आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तब ये क्या करेंगे, ठीक है। बट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड द मसाई वेयर बाउंड डाउन टू ए फिक्स्ड एरिया। मतलब इनके लिए एरिया फिक्स्ड हो गया कि आप इसी इलाके में रहोगे, ठीक है। अब रिजर्व था, प्रोहाइबिटेड था इन लोगों का आना जाना, तो ये इनके लिए दिक्कत की बात थी। दे वेयर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स में इनको जाना मना था, ठीक है। सेरिड एरिड ट्रैक्ट प्रोन में इनको रहना पड़ता था, मजबूरी में फोर्सफुली रखा जाता था, ठीक है। देखो, लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल डाइड ऑफ स्टारवेशन, सारे जानवर भूख से मरने लगे मसाई के, और बीमारियां भी होने लगी क्योंकि खाना ही कम मिलता था, सूखा पड़ने लगा। उस समय
7,20,000 कैटल्स जिनके पास जानवर थे, 8,20,000 लगभग इनके पास भेड़ें थी और 1,71,000 इनके पास गधे थे। और सिर्फ 2 सालों में आधी से ज़्यादा कैटल मर गई। एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रैंक्स, जब चरने वाली ज़मीन छोटी होने लगी तो इसके बुरे असर भी दिखाई देने लगे। ठीक है, नॉट ऑल आर इक्वली अफेक्टेड, सब लोगों पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा। इन मसाई लैंड एंड एज एल्स वेयर इन अफ्रीका नॉट ऑल पैस्चरलिस्ट वेयर इक्वली अफेक्टेड। ठीक है, इन प्री कॉलोनियल टाइम मसाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 सोशल, मसाई लोग 2 भागों में बट गए। ठीक है, एल्डर्स एंड वॉरियर्स, एक एल्डर्स और एक वॉरियर्स। द एल्डर्स फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड मेट इन पीरियोडिक काउंसिल टू डिसाइड ऑन द अफेयर ऑफ कम्युनिटी। तो जो एल्डर्स थे वो अपने समुदाय के लिए जो भी काम की चीज़ें होती थी, जो भी डिस्कशंस होता था वो करते थे, एक दूसरे के मतलब जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सुलझाते थे, आपसी मतभेदों को सुलझाते थे। और जो वॉरियर्स थे, इसमें ज़्यादातर जवान लोग थे, वो उनकी जिम्मेदारी थी कि अपने ट्राइब्स की जान बचाना, ठीक है, रक्षा करना। दे डिफेंड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स, तो कैटल्स को एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर जाना, ले आना। रेडिंग वॉज इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी वेयर कैटल वॉज वेल्थ, यहाँ सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो क्या है, कैटल है, जीव जंतु हैं इनके, भेड़ बकरियां हैं। इट इज़ थ्रू रेड्स दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पेस्टोरल ग्रुप वॉज असर्टेड। ठीक है, यंग मैन कैन कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर ऑफ द वॉरियर, तो जवान लोगों को मेंबर ऑफ वॉरियर क्लास में ज्वाइन किया जाता था। और ये जब साबित कर देते थे कि हाँ इनमें वो काबिलियत है, तब इनको चराने की परमिशन मिलती थी। और कुछ लोग युद्ध में भी हिस्सा लेते थे। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये वॉरियर्स का ग्रुप है। एक आज भी यहाँ अफ्रीका में एक मतलब वॉरियर्स चुनने के लिए एक प्रथा होती है, जिसमें जो बुलेट आंट होती है ना, बुलेट आंट मतलब एक ऐसी चींटी होती है जो मतलब जिसके काटने पर गोली के लगने जितना दर्द होता है, ऐसी पूरी की पूरी चींटियों के झुंड में उनको हाथ को डुबा कर रखना होता है। और अगर वो इस टेस्ट को पास कर जाते हैं तभी वो वॉरियर्स कहला पाते हैं। ये देखो, बॉयज़ ड्रेस इन लूज क्लोथिंग एंड डांस नॉन स्टॉप थ्रू आउट द डे, पूरे दिन डांस करते हैं, जिसमें महिलाएं अब अलाउड नहीं है। ठीक है, पहले होती थी, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की मान्यता थी। अंग्रेज़ों को इनके लिए कुछ करने की सूझी, तो ये उन्होंने क्या किया कि इन्हीं के गांव के कुछ लोगों को चीफ अपॉइंट कर दिया और जिम्मेदार कहा कि आप पूरे ट्राइब के लिए जो भी ये करेंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होगे। इन पर बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस, रोक लगा दिए गए, युद्ध करने पर भी, वॉरफेयर वगैरह पे भी, रेडिंग वगैरह पर भी। ठीक है, जिससे कि इनकी वॉरियर्स और एल्डर्स की जो ग्रुप थी वो काफ़ी प्रभावित हुई। ठीक है, इस बुरी स्थिति में भी जिसके पास पैसे होते थे वो क्या करता था कि जो जिनके पास पैसे नहीं होते थे टैक्स पे करने के लिए, उसको दे देते थे। दे लेंट मनी टू पुअर नेबर्स, गरीब पड़ोसी को वो अपने पैसे दे देते थे। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात है। मैनी ऑफ देम बिगेन लिविंग इन टाउन, कुछ लोग इनमें से गाँव शहरों में रहना शुरू कर दिया, व्यापार में इन्वॉल्व होने लगे। इनके बच्चे और इनकी पत्नियां क्या करती थी, महिलाएं जो हैं
वो गांव में रहती थी और जानवरों का देख रेख करती थी, ठीक है, जिससे कि शहर में रहकर थोड़ा बहुत पैसा जो वो गांव भेजते थे उससे उनका गुजारा अच्छे से हो सकता था, ठीक है। तो जब देखो बोथ पेस्टोरल इनकम भी होती थी और नॉन पेस्टोरल इनकम भी होती थी, तो ये बाई कर सकते थे एनिमल्स को, ठीक है, अगर कोई एनिमल मर जाता था तो उसकी जगह। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पुअर पेस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेंट ओनली ऑन देयर लाइफ, जब लेकिन जो लोग सिर्फ चरवाहे की ज़िंदगी पर ही डिपेंडेंट थे उनकी ज़िंदगी खराब होने लगी। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव द रिसोर्स टू टाइड ओवर द बैड टाइम, बुरे समय में सरवाइव करने के लिए इनके पास पैसे और सामर्थ्य नहीं था, और युद्ध के दौरान ये अपना सब कुछ खो देते थे। बस किस्मत के जो धनी लोग थे, जो लकी इंसान था, उसको ही हमेशा कुछ ना कुछ काम मिल जाता था, मतलब रास्ता बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, जिससे ये लोग सरवाइव कर पाते थे। द सोशल चेंज इन मसाई सोसाइटी ओकर्ड एट 2 लेवल, तो 2 तरह से सोशल चेंज हुआ। फर्स्ट, द ट्रेडिशन डिफरेंस बिटवीन ऑन एज, बिटवीन मतलब ट्रेडिशनल डिफरेंस हो गया एज के ऊपर, और कौन यंग है कौन वो है, एल्डर्स और वॉरियर्स के ऊपर इनका ट्रेडिशन चेंज हो गया, क्योंकि वॉर के लिए अब इनको अलाउड ही नहीं था। सेकंड, अ न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पेस्टोरलिस्ट, मतलब कुछ लोग अमीर हो गए और कुछ लोग गरीब हो गए। तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है। तो जब नया कानून बना, द न्यू लॉ एंड न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न ऑफ देयर मूवमेंट, तो जब नए कानून बने, नए बॉर्डर्स बने, तो इनकी मूवमेंट पर असर पड़ा। जितने ज़्यादा रोक लगाए गए इनसे इनको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई एक जगह से दूसरी जगह पेस्चर लैंड्स की तलाश करने में। एज पेस्चर लैंड्स डिसअपीयर ग्रेजिंग बिकम अ प्रॉब्लम, जब घास के मैदान ख़त्म हो गए तो चरने की जगह, गायों को चराना और चारा खाने के लिए जो जगह चाहिए थी वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। वाइल पेस्चर्स दैट रिमेन डिटोरिएट थ्रू कंटिन्यूअस ओवर ग्रेजिंग, टाइम्स ऑफ ड्रॉट बिकम टाइम ऑफ क्राइसिस, तो ऐसे में जब छोटी जगह पर ही ग्रेजिंग पॉसिबल थी, तब अगर सूखा पड़ जाता था तो वो समय मुश्किलों का समय हो जाता था, और ज़्यादातर जो कैटलिंग एनिमल्स थे वो मर जाते थे, ठीक है। रिड्यूस देयर और इन लोगों ने क्या किया, अपने जानवरों की संख्या को घटाया, फाइट किया अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, नए इलाकों में ढूंढना शुरू किया, ठीक है। दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनका मतलब पृथ्वी पे कहीं जगह ही नहीं है इनके लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट हैव इंक्रीजिंगली कम टू रिकॉग्नाइज दैट पेस्टोरल नोमैडिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज़ परफेक्टली सूटेड टू मैनी हिल्स एंड ड्राई रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पहाड़ी इलाकों में और जो सूखे इलाके हैं, ऐसे इलाकों में ऐसे लोगों को रहना बहुत सूट करता है, बशर्ते इनको बहुत ज़्यादा परेशान न किया जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ बहुत सिर्फ 5 क्वेश्चन है, तो आप एक बार ज़रूर, सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ज़रूर क्वेश्चन आंसर करिए और हमें मैसेज करिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। अगर आपसे नहीं होता है, इन दैट केस हम आपके क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।